आज की इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जितने भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उसके अलावा डब्ल्यूएस फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि टेंसेज में इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको आप टेंसेज और सिंपल सेंटेंसेज दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सबको देखने वाले हैं, यानी कि ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कंप्लीट वीडियो होने वाली है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आपको एक बार उस कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है उसको एक बार पूरा देखो ध्यान से। दूसरा, अब आपको क्या करना है, जब आप उसको दूसरी बार देखो तब आपको उसके नोट्स बनाने हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे कि पहला वाला जो हमारा यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ड है वो है हैज हैव के साथ टू। देखिए, हैज हैव तो आपने देखा होगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप इसके साथ टू लगाते हैं जैसे हैज टू, हैव टू, तो इनका मतलब होता है किसी को कोई काम करना है, किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई काम करना है। अब जैसे आप अपने घर वालों से बोलते हो ना, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, तो मतलब ये जो काम आपको करना है ना, ये जरूरी है, कंपलसरी काम है, ठीक है। अर्जेंट काम को भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे काम को बोलने के लिए हमें हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फॉर्मूला होगा इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है हैज और हैव, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। यदि आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे कि किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम चिंटू है, किसी का नाम रमेश हो सकता है, किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का नाम श्याम हो सकता है, रोहित हो सकता है, राहुल, देवेंद्र, कुछ भी किसी का नाम हो सकता है, तो उनके साथ तो आपको हैज का ही इस्तेमाल करना है। और इनके अलावा जो भी आपका बच जाता है, क्या क्या बच गया, जैसे आई बच गया, यू बच गया, वी बच गया, दे बच गया, इन सब के साथ आपको इस्तेमाल करना है किसका, हैव का। और उसके बाद आपको लगाना है टू, फिर आपको आपका जो काम होगा सेंटेंस में उसका पहला फॉर्म लगाना है, यानी कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म्स आपने सुनी होंगी, तो उसमें से उसकी पहली फॉर्म लगानी है। और फिर ओ बी जे का मतलब है ऑब्जेक्ट, और उसका आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मुझे जाना है, मतलब मेरा जाना जरूरी है, मुझे जाना है, मैं बोल सकता हूँ आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, उसे पढ़ना है, तो मैं बोल सकता हूँ ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ना है। हमें खाना है, तो मैं बोल सकता हूँ वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट, हमें खाना है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी को कुछ भी काम करना हो, आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने गौर किया, ही, सी, इट, मैंने आपको बोला था हैज इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो बच गया, आई बच गया, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, ही और वी, फिर हैज हैव टू आ गया है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई है। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे कैसे जब है ही नहीं, तो है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये जो हैव है ना, इसी की एक फॉर्म है हैविंग। हैविंग के साथ भी आप कई बार टू का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग टू, पढ़ रहा है, किसी को कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको लिखना है हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको ना यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जो हैविंग टू है, इसका मैंने प्रेजेंट में ये वाला सेंस लिखा है कि प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, लेकिन इसको आप पास्ट में भी तो बोल सकते हैं, करना पड़ रहा था, किसी को कोई काम करना पड़ रहा था। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंट और पास्ट में पहुंचेगा कैसे सेंटेंस, वो पहुंचेगा आपका हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। जैसे कि देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। कोई आपका दोस्त था, आपके दोस्त ने आपसे बोला चलो घूमने के लिए चलते हैं, आपने बोला नहीं यार, मेरा ना परसों एग्जाम है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब आपको ये काम जो है ना करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी आपको मजबूरी है ना, आपको करना ही पड़ रहा है। तो बोल सकते हैं आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। तो आई आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट, इज एम आर में से आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है एम, क्योंकि प्रेजेंट में यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा।
और पास्ट में यूज होगा वाज वर्ब का। उसके बाद आपको हैविंग टू सीधा लिख देना है और फिर वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि स्टडी लिख देना है। देखिए, उसे खेलना पड़ रहा है तो बोल सकते हैं ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट, यू वर हैविंग टू ईट, तुमको खाना पड़ रहा था। तो किसी को कुछ करना पड़ रहा है, इज एम आर, पढ़ रहा था वाज वर। तो देखिए पास्ट में हमने वाज वर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो इज एम आर है इसको दो तरह से देखा जाता है। एक तो होते हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस और एक होता है आपका टेंस, है ना। कोई भी सेंटेंस है या तो वो सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा बनेगा या वो टेंसेस के द्वारा बनेगा, ठीक है। इन दोनों का ही यूज किया जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो आपका सिंपल सेंटेंसेस हैं ये आपके विदाउट वर्ब के होंगे, यानी कि इनमें वर्ब नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी वर्ब नहीं होगी, है ना। वर्ब का मतलब है आप कोई भी काम करते हैं, जैसे वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ऐसी फॉर्म्स याद की होंगी आपने। तो ये फॉर्म्स वाला चक्कर इसमें नहीं होता है सिंपल सेंटेंसेज में, लेकिन ये चक्कर टेंसेज में होगा। इसमें वर्ब होती है, आपने पढ़ा भी होगा भाई, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पर सेकंड लगेगी, यहाँ पर थर्ड लगेगी, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगेगी। तो ये फंडा जो है ना ये टेंसेज में होता है, सिंपल सेंटेंसेज में नहीं होता। तो चलिए इनकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इनका क्या असली कॉन्सेप्ट है। तो इधर मैंने सिंपल सेंटेंसेज लिख दिया है और इधर मैंने टेंस लिख दिया है, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कर दिया है इस लाइन से। अब देखिए यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर ये आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अभी हम इज एम आर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और जो टेंसेज का स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, देखिए सब चीज आएगी। सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब भी आएगी और उसमें आईएनजी लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। इसमें और इसमें एक ही फर्क है कि इसमें वर्ब नहीं होती है, विदाउट वर्ब का होता है, और इसमें आपकी वर्ब होती है। अब देखिए इनका मतलब क्या है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये हमें किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी के बारे में जानकारी देते हैं कि वो कैसा है, कहाँ पर है ना, ये चीजें बताते हैं। उसकी सिचुएशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। जबकि टेंसेज हमें ऐसी बातें नहीं बताते। टेंसेज हमें बताते हैं कि वो क्या काम करता है, क्या काम किया उसने, क्या काम कर रहा है। ये हमें काम के बारे में बताएंगे कि काम कब हुआ, है ना, किसने किया, ये सारी चीजें हमें टेंसेज बताते हैं। समय के बारे में बताएंगे, मतलब टेंस का मतलब ये होता है काल यानी कि समय। देखिए राम अच्छा लड़का है तो मतलब राम के बारे में बताया गया है कि राम कैसा है ना। तो हम बोल सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो राम आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट, इज एम आर में से इज आ गया और एक अच्छा लड़का है तो ए तो अपना आप आ जाता है क्योंकि राम अकेला है। भले ही आपका यहाँ पर राम ये सेंटेंस में एक ना हो, लेकिन यदि सिंगल सब्जेक्ट है तो ए आ ही जाएगा। एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, ठीक है। आगे देखिए वह घर पर है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, वह घर पर है। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो है इसकी प्रेजेंट की सिचुएशन है, प्रेजेंट की पोजीशन है, प्रेजेंट की इसकी कंडीशन एक तरह से कि कहाँ पर है ना। घर पर है, दुकान पर है, मार्केट में है, शॉप पर है, कहाँ पर है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ग्राउंड में है, घर के पीछे है, आगे है, ऊपर नीचे, कहाँ पर है ना। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, उसी चीज को दिखा रहा है। इनकी सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई काम है नहीं है। ही इज एट होम, राम अच्छा छात्र नहीं है, छात्र मतलब स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी नहीं है। तो बोल सकते हैं मतलब आप अच्छा या फिर अच्छे विद्यार्थी नहीं है, जो भी आपको लिखना है। यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र नहीं हो, ठीक है। टेंसेज में देखिए राम खेल रहा है तो हम बोल सकते हैं राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। वह पढ़ रहा है तो बोल सकते हैं ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग। दिवेश टीवी देख रहा है, दिवेश इज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर आपने देखा हर किसी में कुछ ना कुछ आपको वर्ब दिखाई गई है ना। पढ़ना, खेलना, कोई चीज देखना, ये वर्ब है। तो और वर्ब में देखिए आईएनजी भी है, तो इज एम आर का इस्तेमाल हमने वर्ब में आईएनजी के साथ किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एबल टू। एबल टू का मतलब होता है कि कोई किसी चीज के लायक है, यानी कि कोई किसी चीज को करने के योग्य है, लायक है, ठीक है। वहां पर आप एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेंटेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होगा उसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट,
फिर अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको लिखना है, ठीक है, इज एम आर वगैरह आएंगे, और पास्ट में यदि आपको बनाना है तो वाज बना जाएगा। और फिर लिखना है एबल टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह यह करने के लायक था, तो हम बोल सकते हैं ही वॉज एबल टू डू दिस, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकते, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, मतलब तुम वहां जाने के लायक नहीं हो। मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी, आपके शरीर में चोट वगैरह लग गई थी और आप अभी मतलब बेड पर ही हो और आप बोल रहे भैया मैं तो वहां जाऊंगा चलकर, तो आपके घर वाले बोलते ना अभी तुम एबल नहीं हो, इतने सक्षम नहीं हो कि तुम वहां जा सको, है ना, तुम वहां नहीं जा सकते, अभी कुछ दिन और मतलब आराम कर लो। यू आर नॉट एबल टू गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते, आप वह नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो आप वह नहीं कर पाओगे या फिर वह आप वह नहीं कर सकते, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो आप एबल टू का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो हमें पाओगे फ्यूचर का बन रहा है, विल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ना ये जो है आप अब वैसे तो यहाँ पर देखिए सारे सेंटेंस फ्यूचर के, ये वाला भी फ्यूचर का है, क्योंकि अभी ये गया थोड़ी है। हाँ हम सिर्फ उसने बोला है कि मैं वहां जा सकता हूँ, हमने बोल दिया भाई तुम वहां नहीं जा सकते, है ना, अभी गया थोड़ी है वो। तो इस तरह से आप यदि विल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब है हो सकते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर कैन बी और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब कोई कहीं पर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से आप कैन बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है कुछ होने के नाते, जैसे कि आप बोलते हैं ना एक पिता होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, है ना, तो आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग प्लस आपका जो सेंटेंस होगा वो आपको बनाना है, जैसे कि दोस्त होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड, है ना, दोस्त होने के नाते मेरा मतलब ये कर्तव्य है कि तुम्हें अच्छी सलाह दूं, ठीक है। तो बीइंग अ फ्रेंड इट्स माय ड्यूटी, है ना, टू गिव यू अ गुड एडवाइस, मतलब मेरे दोस्त होने के नाते मेरा मेन मकसद ये है आपको समझाना, ठीक है। तो बीइंग अ फ्रेंड, ठीक है, भाई होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, तो बीइंग अ ब्रदर दिस इज योर ड्यूटी, बीइंग अ ब्रदर दिस इज योर ड्यूटी, तो ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, ठीक है, क्योंकि आप भाई हो उसके, तो आपको फर्ज तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है कि होने वाला है, कुछ होने वाला है या फिर होने वाला था, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी है ना, गोइंग टू, अबाउट टू, है ना, और हैविंग टू, इन सब में आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा जैसा पहला था, सिर्फ ये जैसे अब पीछे हमने पढ़ा था मतलब हैविंग टू, तो हैविंग टू के स्थान पर अबाउट टू आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अबाउट टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह पढ़ने वाला है, कोई काम करने वाला है, तो हम बोल सकते हैं ही इज अबाउट टू स्टडी, ही इज अबाउट टू स्टडी। मान लीजिए आप सुबह से शाम तक ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना, और आपके पापा पूछ रहे हैं कि भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अब आपके घर वाले आपको बचाने के लिए क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ बस पढ़ने वाला है ना, ही इज जस्ट अबाउट टू स्टडी। तुम जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो कोई कुछ करने वाला है, आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल। विल का मतलब होता है गा गे की, यानी कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह आज आएगा, तो हम बोल सकते हैं ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। वो टीवी देखेगा, ही विल वॉच टीवी, ही विल वॉच टीवी। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है कि काम को करना पड़ेगा, अगर कोई लड़की है तो काम करनी पड़ेगी, जो भी आपको बोलना है, मतलब मेन मकसद यह है कि आपको कोई काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य काल में। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लग गए, अब बीच का जो काम है वही तो मेन होता है। विल हैव टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। तो किसी को कुछ करना पड़ेगा, आप विल हैव टू का लगा सकते हैं और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं। अब ऐसा ही एक शुड हैव टू भी है, इसका मतलब होता है करना ही चाहिए। एक तो होता है करना चाहिए,
एक होता है करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए, है ना। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसे जाना ही चाहिए तो हम बोल सकते हैं ही शुड हैव टू गो। आप मस्ट भी लगा सकते हैं, ही मस्ट गो, उसे जाना ही चाहिए, लेकिन आप शुड के द्वारा भी बना सकते हैं। अब एक तो होता है उसे जाना चाहिए तो हम बोल सकते हैं ही शुड गो डायरेक्ट। एक होता है जाना ही चाहिए, आपने जोड़ देकर बोल दिया, ही शुड हैव टू गो बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा इसमें क्या है, तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले, उन्हें देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना ही चाहिए, आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा, कोई किसी काम को कर रहा होगा आने वाले समय में, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल बी, वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वह खेल रहा होगा तो बोल सकते हैं ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, मतलब आने वाले समय में वो खेल रहा होगा। वो देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग, मतलब आने वाले समय में वो कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, कोई किसी काम को कर सका या फिर कोई किसी काम को कर पाया। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, कुड के साथ आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू, आई कुडंट डू या आई कुड नॉट डू, वो नहीं जा पाया, ही कुडंट गो। नेक्स्ट है वो नहीं देख सका या फिर वो नहीं देख सकी, जो भी आपको बोलना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सकी आना चाहिए वैसे तो, वो नहीं देख सकी, सी कुडंट सी, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो चलिए एक और देखते हैं, शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, किसी को कुछ पास्ट में करना चाहिए था। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें खाना चाहिए था तो बोल सकते हैं यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, उसे देखना चाहिए था। ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन, उसे देखना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था। वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक चीज और देखते हैं हम, गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई लड़की है जो किसी काम को करने जा रही है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी, वह कार खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय ए कार, ही इज गोइंग टू बाय अ कार, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट फूड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं।